और लोकसभा पर अपनी आवाज पहुंचेगी कैसे कि हम यहां बोल देंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी, कितना भी चिल्लाएंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी। उसका एक ही रास्ता है और वो जमहूरी रास्ता है कि लोकसभा में एक ऐसे नौजवान किरदार वाले सबको खड़ा किया जाए जो अपनी आवाज बनकर लोकसभा में खड़ा होकर हमारी आवाज से आवाज बने। तो ऐसा कोई संत हमारी नजर में आज नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ शेख आसिफ साहब। मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात बोलूं। मुझसे पहले वसीम भाई ने कहा, अलाउद्दीन दादा ने कहा, और सही मानों में यहां पर सब सोशल वर्कर बैठे हुए, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कौम के खादिम बैठे हुए। एक पार्टी का ये मंच नहीं है, सब अलग अलग पार्टियों में है। और जहां पर सियासी लोग मौजूद हो और वहां पर सियासी बात नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि प्रोग्राम के साथ नाइंसाफी होगी। क्या बात है, नाइंसाफी होगी। आज हम सब लोगों को यहां पर सब अपने आप में सब एक अंजुमन है, अलग अलग सोशल फील्डों में काम करने वाले हैं, समाज के अलग अलग जिम्मेदार हैं। कोई सत्ताधारी पार्टी के साथ रहता है, कोई अपोजिशन में रहता है। अलग अलग ओहदों पे हमने काम किया है, अलग अलग पार्टियों के अंदर हमारे ओहदे हमारे पास रहे। लेकिन ये मंच और ये मजलिस अगर हम सरे दस्तों पार्टियों को अगर बाहर छोड़ दें और यहां पर अगर हमें आज बात करना इस माहौल के अंदर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या चर्चा करना पड़ेगी। आज हमारे सामने पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आज के देश के माहौल, महाराष्ट्र का माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। फिरका परस्त ताकतें मजबूत होते जा रही है। अलग अलग पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, भाजपा के अंदर उनको शामिल करवाया जा रहा है। यह आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। मैं आज यहां पर मेरे लिए कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, लेकिन अगर इस मंच से अगर मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, कोई बोलता है 22 करोड़ है, कोई 25 बोलता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि 15 करोड़ से ज्यादा है। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मरकज पे इस देश के अंदर आई। नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम बने, एनडीए की सरकार आई। हमारा देश, हमारा मुल्क ये जमहूरी मुल्क है। सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। लेकिन सीटें ज्यादा उनकी आई, उनकी सरकार बन गई। क्या वजह है? क्या उनकी सरकार 2014 में भी बनी, 2019 में भी बनी और अब भी 400 पार का नारा दिया जा रहा है। आज की बात है, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा अब की बार 400 पार का नारा दिया गया। क्या वजह है? उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? आप 2014 में जाइए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो था वो सिर्फ 33% था। 33%। जितनी वोट गिरी देश के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव में, मुल्क की आवाम ने वोट दी,
जितनी वोट दी उसका परसेंटेज अगर निकालेंगे सिर्फ 33% उनको वोट मिली और वो मुल्क के ऊपर राज कर रहे थे। और 67% जिसको अपोजिशन पार्टियों को वोट मिली वो अपोजिशन के अंदर बैठे रह गए 5 साल। कितनी ताज्जुब की बात है। 2019 में फिर इक्तिदार मिल गया। उस वक्त उनका वोट परसेंटेज कितना था? 37% वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, सिर्फ 37%। 63% वोट उनके खिलाफ गिरी थी। 14 में भी सेकुलर आवाम, सेकुलर वोटरों की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा थी। 19 में भी कई गुना ज्यादा थी। और आज हमारे सामने वक्त आ गया है। अगर 14 में और 19 में इक्तिदार आता है तो इसका मतलब यह है कि इलाकाई पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां हो, वोट का डिवाइडेशन भरपूर हुआ, वोट बटी। कांग्रेस के अलग कैंडिडेट, राष्ट्रवादी के अलग कैंडिडेट, बाकी आरजेडी के अलग, समाजवादी के अलग, आप पार्टी के अलग, सब अलग अलग बढ़ते गए, अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करते गए, वोट का डिवाइडेशन होते गया और 10 साल उन्होंने सरकार चलाई। मैं जिस पार्टी को मानता हूं और इस देश के संविधान को मानता हूं, मैं जातिवाद नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन यही इस देश के हम मुसलमान माइनॉरिटी के लोग 2014 से पहले कॉलर टाइट कर ये बोला करते थे कि हमारे बिगर कोई सरकार मरकज में भी नहीं बैठेगी, हमारे बिगर रियासतों में भी नहीं बैठेगी, यही बोला करते थे हम। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं था, हमारे बिगर उन्होंने हुकूमत बनाई। 2019 में भी ना बीजेपी ने टिकट दिया और ना मुसलमान चुन के आया, हमारे बिगर सरकार 10 साल चल गई। और महाराष्ट्र में भी चलती गई, पिछले 14 और 19 की सरकार चली। आज हमारा वोट का हमारा जो वैल्यू है, जो वजन है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सिर्फ वोट का डिवाइडेशन होता रहा और उसकी सबसे ज्यादा मुसीबत अगर इस 10 सालों में किसने उठाया तो मुसलमानों ने, माइनॉरिटी ने, दलित ने, आदिवासी ने, पिछड़े वर्ग ने उठाया है सबसे ज्यादा मुसीबत। अब सवाल हमारे अपने सामने है। 2024 हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लग जाए। इंडिया आघाड़ी और एनडीए, आज इंडिया आघाड़ी को तोड़ने का पूरी तरीके से कोशिश इस मुल्क के अंदर की जा रही है। कभी कमलनाथ को तोड़ा, कभी अशोक चौहान, कभी आपको, कभी फारूक अब्दुल्ला को, ये और अभी तो होने वाला ये सब। अभी ये मार्च जब तक पहले दिन वोट नहीं डाला जाएगा, पहला फेस नहीं आएगा, जब तक ये कामकाज ये चलते रहेगा तोड़फोड़ का। लेकिन आज हमको वक्त की जरूरत है कि जज्बात में नहीं, समझदारी से, होश से हम लोगों को फैसले करना पड़ेगा आइंदा। अगर हमने फैसले आइंदा फिर जज्बात में लिया तो नुकसान हमको ही उठाना पड़ेगा, हमको ही उठाना पड़ेगा, दूसरों को नहीं। एनआरसी हमारे लिए लाई गई, CAA हमारे लिए लाई गई, ट्रिपल तलाक हमारे लिए बना कानून। किसके लिए बना? सब हमारे लिए बना। और काले कानून बने और बनते रहेंगे अगर हम होश में नहीं आए तो। आज वक्त की जरूरत है कि हमारी वोट का वजन कैसे बढ़े, एक प्लेटफार्मों पे कैसे रहे, इसकी आज हमको वक्त की जरूरत है। तो आज ये इसलिए मैं ये सब बातें यहां बोल रहा हूं कि आप सब, हम अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता यहां पर जमा हुए हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। एक सादा वर्कर भी है तो 10 वोट का मालक होता है। आज हमको समाज में जहां हम बैठे वहां पर हम लोगों को अलग अलग तरीके से माहौल बनाना पड़ेगा
और जज्बात से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैंने आज यहाँ पर ये बात जिक्र किया कि सब सोशल वर्कर है तो कुछ ना कुछ बातें ऐसे हमारे आपस के अंदर चर्चा होना चाहिए। अगर हमने यहाँ से शुरुआत की, हो सकता है ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 बेदारी आएंगी, और मुझे उम्मीद है कि यहां से उठने के बाद हम लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे, समझेंगे। आज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, एक शख्स है जरंगे पाटिल मराठा रिजर्वेशन के लिए अकेला एक शेतकरी, गरीब घर का, आज उसके पीछे पूरे महाराष्ट्र का समाज मजबूती के साथ खड़े हो गया है। सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया, सरकार मजबूर हुई, कमीशन बना, सर्वे हुआ, रिपोर्ट आ गई, और 20 तारीख को स्पेशल असेंबली का इजलास बुलाया गया। ये 20 तारीख फैसला होगा। उसके बाद भी जरंगे पाटिल धरने पे बैठा है, आमरण उपोषण पे बैठा है, और ये बोल रहा है कि अगर अध्यादेश नहीं निकाले, लागू नहीं करे तो 21 तारीख से फिर में आंदोलन तेज हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब, एक शख्स के पीछे पूरी कौम, पूरी मराठा बिरादरी, उनकी कौम उनके साथ खड़ी है। किस लिए खड़ी है? क्या पैसा मिलने वाला है? क्या जमीनें मिलने वाली है? क्या बंगले मिलने वाले हैं? नहीं। मराठा समाज को यह बात समझती है कि रिजर्वेशन मिलेगा तो आने वाली नस्ल, आने वाले बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, आने वाले बच्चों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, इसके लिए वो लोग। लेकिन आज हमारा अलमिया क्या है? आज हमारा क्या है? आज अगर हम एक जलसा लेने की कोशिश करें तो कितनी मेहनत करना पड़ती है जमा होने के लिए, या आप लोग भी समझते हैं और हम लोग भी समझते हैं। जब मुंबई के अंदर आजाद मैदान के अंदर जरंगे पाटिल ने जब अंदर एंट्री किया तो 4 व्हीलर, हजारों की तादाद के अंदर 4 व्हीलर, उसमें औरतें भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे। 4 व्हीलर में कौन चलता है? 4 व्हीलर में पैसा रुपये वाला चलता है। क्या जरूरत थी उसको? उसके पास रुपया पैसा है, करोड़ों रुपया है, उसके बच्चों को तालीम दे सकता, बिजनेस डाल सकता, लेकिन वो औरतें भी घर की गई, आदमी भी गया, बच्चे भी गए, और जाने के साथ गाड़ी में क्या लेके गए? घर से आटा भी लिया, चावल भी लिया, रोटी भी लिया, सालन भी लिया, मसाला भी लिया, चूल्हा भी लिया। और जहां वो मुकाम से रुकते थे वो अपना चूल्हा जलाते थे, अपना सामान निकालते थे, 4 रोटी अपनी बनाते थे, 4 दूसरे की बनाते थे और देते थे। ये इकाई और ये मजबूती के साथ वो समाज आज जीत के रास्ते पर चल पड़ा। और आज हम कहां हैं? मुझे तजुर्बा इसलिए बोल रहा हूं, मैंने भी मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक चलाई, मालेगांव से मुंबई पैदल गया। मुझे मालूम है कितनी तकलीफ का सामना है, मुझे मालूम है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बेदारी कब आएगी? हम बहुत पीछे हैं। अगर हमको आगे आना है तो कुर्बानी देना सीखना पड़ेगा। जब तक कौम कुर्बानी नहीं देगी कोई भी मसाइल के अंदर, अगर ये गली का रोड बनाना है, जब तक ये गली के लोग कारपोरेटर के घर नहीं जाएंगे, कारपोरेशन नहीं जाएंगे, रोड नहीं बनेगी। लेकिन रोड गटर का हमारा मसला नहीं है। हम तो जंगलों में भी रहने वाले लोग हैं, खेतों में रहा करते थे, वहां का रोड गटर थी, लेकिन जिंदगी गुजरी। आज हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचने की जरूरत है। उनका मुस्तकबिल कैसे बनेगा, हमारा वजन कैसे बढ़ेगा, फिर वो दिन हमारे पास कब आएंगे जब हमारे बिगड़े हुकूमतें नहीं बनेगी, ये सब सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज इकबाल पठान साहब, इनके तमाम ही ग्रुप के लोगों ने आज हम सब लोगों को यहां जमा किया, और जमा करने के बाद हमारा इस्तकबाल किया। ये इस्तकबाल इसके लिए नहीं किया, हमारे अच्छे कामों को देखकर तो किया इन्होंने, लेकिन आने वाली और जिम्मेदारियां हम पर डालना चाहते कि आप समाज के लिए काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। बहरहाल
अभी किसने कहा कि पार्लियामेंट के ताल्लुक से चर्चा हो रही थी कि पार्लियामेंट में खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए वगैरह। मैं ख्वाहिशमंद हूं, इसके अंदर दो राय नहीं। मैं ख्वाहिशमंद हूं, मेरी पार्टी से हूं, मेरी पार्टी के पास बात रखा हूं। अगर पार्टी अच्छा फैसला करेगी, जब मुझे सिग्नल मिलेगा या जब पूरे हल्के के लोग का सिग्नल मिलेगा, पार्टी का सिग्नल मिलेगा, सब बिरादरी, सब समाज, सब धर्म, सब जात के लोगों का सिग्नल मिलेगा, मेरी पार्टी का मिलेगा, तो जरूर मैं आपके पास जब आऊंगा। लेकिन आज अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम।